नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में एक नई शुरुआत हुई है। कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री झारखंड में हो गई है और कुछ इस तरीके से हुई है कि झारखंड के पूर्व विधायक हैं अकील अख्तर, इससे पहले आजसू में रहे, जेएमएम में रहे, फिलहाल सपा में थे। वो अचानक हैदराबाद पहुंचे और अपने कुछ समर्थकों के साथ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और एआईएमआईएम में शामिल हो गए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, एक तरह से कहा जा सकता है झारखंड में ओवैसी की एंट्री हो गई। जी हाँ, झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी पैर पसारना चाहते हैं और जब वो कहीं पर भी जाते हैं तो एक बात आप देखिएगा, अभी रिसेंटली आप देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ उनका इम्पैक्ट दिखा। 5 उनके विधायक चुनाव में जीते, 2 जगह वो दूसरे नंबर पर रहे। तो इसके बाद फिर वो महाराष्ट्र पहुंचे, वहाँ निकाय चुनावों में उन्होंने जो है अच्छी खासी कामयाबी हासिल की और कई महानगर पालिकाओं को मिला लें तो लगभग 125 सीटें जो है उनके नाम रही, उनकी पार्टी के नाम रही। तो वो पैर पसार रहे हैं। असम में आप अगर उनको देखें तो वहाँ पर वो बदरुद्दीन अजमल के साथ एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन की बात चल रही है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन ऑलमोस्ट लगता है कि डन हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो कहीं पर भी चुनाव लड़ने चले जा रहे हैं। अब उसी कड़ी में आप इसको देख सकते हैं अकील अख्तर को, जो कि एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं। 2009 में ये पाकुड़ से विधायक चुने गए थे और तब वो जेएमएम से प्रत्याशी थे और उन्होंने आलमगीर आलम को पराजित किया था। तो एक कद्दावर नेता को उन्होंने शिकस्त दी थी 2009 में। इसके अलावा आप देखिए तो 2014 में वो दूसरे स्थान पर रहे थे, तब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। फिर 2019 में आजसू पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, तब वो तीसरे स्थान पर थे और फिर जो है 2024 में सपा के सिंबल पर उसकी साइकिल पर सवार होकर जब ये चुनाव लड़ते हैं तब भी तीसरे स्थान पर हैं। तो हम ज़्यादा पीछे न जाएं और अगर 2019 और 24 की भी बात करें तो जो एक चीज़ दिखती है कि 15 से 16% वोट अकील अख्तर को मिलते हैं। अब अगर इसमें असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर अगर वोट ऐड ऑन होता है तो फिर वो सीधे मुख्य मुकाबले में आ जाएंगे। यही चीज बिहार में देखने को मिली थी। दरअसल जब ओवैसी कहीं पर जाते हैं तो वो किन चीजों का ध्यान रखते हैं? वो ध्यान रखते हैं वैसी सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा हो। अगर 50% से ज्यादा हो तो और भी अच्छा, ये उनकी स्ट्रैटेजी में शामिल होता है। तो अगर आप वहां पर उस दृष्टिकोण से देखें तो पाकुड़ विधानसभा जो है वो उनके लिए उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, क्योंकि पाकुड़ में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 59.1% है। तो पहली चीज वो देखते हैं कि जहां मुस्लिम वोटर्स अच्छी संख्या में हैं वहां पर वो जाएं। दूसरी चीज वो देखते हैं कि एक कैंडिडेट जो हो वो सशक्त हो, मजबूत हो और उसका अपना भी कुछ वोट हो और जो कि प्रदेश में उनकी पार्टी का विस्तार भी कर सके। जैसे उन्होंने बिहार में अख्तरुल ईमान को रखा है। अख्तरुल ईमान खुद जो है जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने पार्टी को विस्तार दिया है। इस बार आप देखिए तौसीफ आलम को भी उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई, वो चुनाव जीते भी बहादुरगंज से बिहार में। तो ऐसे नेताओं की फिर तलाश होती है असदुद्दीन ओवैसी को। तो उस लिहाज से आप देखें तो अकील अख्तर भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं जिनका कि अपना 16% वोट जो है वो अभी भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो असदुद्दीन ओवैसी का क्राइटेरिया है उसमें वो फिट बैठते हैं। इसके अलावा इसके साथ देखिए वो और भी कई सीटों पर समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। संथाल में ही कुछ सीटें ऐसी हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये बातें सही कही। मैं वहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए जो अकील अख्तर हैं वो
पैसे से भी ठीक ठाक स्थिति में हैं। मतलब ठीक ठाक कहना सही नहीं होगा, 400 करोड़ तो उन्होंने जो है पिछले चुनाव में घोषित किए थे, जो कि उन्होंने तो सबसे अमीर कैंडिडेट वो थे। तो ऐसे में पार्टी के विस्तार को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अकील अख्तर के ऊपर जो है भारी जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो डालेंगे। अब देखिए कि कई, जैसा आपने कहा कि संथाल की कई सीटों पर आप चले जाइए, राजमहल जहां की 45.7% मुस्लिम वोटर्स हैं। आप मधुपुर चले जाइए तो वहां 33% के आसपास जो हैं मुस्लिम वोटर्स हैं। जामताड़ा में जाइए तो वहां 30% हैं। इसके अलावा केवल संथाल को छोड़ के फिर आप गिरिडीह की तरफ आ जाइए तो गांडेय में 26.8%, गिरिडीह में 23.6%, डुमरी में 20.6%। तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का जो फोकस होता है वो 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स जहां होते हैं वहां पर होता है, और जहां पर 50% से ज्यादा हैं वहां पर उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस बार वो 2 जगह पर सेकंड भी आए, नहीं तो अमूमन क्या होता था, बिहार की मैं बात कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी या तो जीतते थे या तीसरे नंबर पर रहते थे। मतलब कि जो अल्पसंख्यक वोटर्स है वो इस बात को परखते थे कि ओवैसी जीत सकते हैं या नहीं। अगर जीत सकते हैं तो उनको वोट करते थे, और लगता था कि नहीं जीत सकते हैं तो फिर महागठबंधन को वोट करते थे। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में 2 जगह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे स्थान पर रही, ठाकुरगंज और बलरामपुर। और बलरामपुर में आपको बताऊं कि महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जैसा कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे थे, और वो तीसरे स्थान पर चले गए, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मोहम्मद आदिल हसन वो दूसरे स्थान पर आ गए। तो ये बताता है कि ओवैसी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है और स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ रही है, जो दल अपने को सेकुलर कहते हैं, मानते हैं, और सेकुलर दल हैं जिनको कि मुस्लिम वोटर्स बल्क में वोट करते रहे हैं, उनकी चिंता की लकीरें जो है वो गहरी होती जा रही हैं जब से ओवैसी अपने पैर पसार रहे हैं। तो झारखंड में भी कई सीटों पर यह स्थिति दिखती है। अगर आपको डुमरी का ही याद हो तो 2019 में अब्दुल मोबिन रिजवी AIMIM के टिकट पर जो है वो आपको चौथे स्थान पर थे, लगभग 13% के आसपास उनको वोट आ गया था। हालांकि बाई इलेक्शन में फिर उनका कोई उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन यह बताता है कि ओवैसी के नाम पर वोट पड़ते हैं। और ये निश्चित तौर पर जो है जो सेकुलर पार्टियां हैं जो कि वोट लेती हैं, और ओवैसी इस बात को अब साबित करने में सफल रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। क्योंकि कई ऐसी जगहों पर जहां पर की जरूरत पड़ी, जैसे अभी तेलंगाना में जब एक सीट पर चुनाव हो रहा था, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन कर दिया, तो अब कांग्रेस ने वो समर्थन लिया भी। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये एक बात है। और इसलिए जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, और असदुद्दीन ओवैसी एक स्ट्रैटेजी के तहत वो हर जगह चुनाव नहीं लड़ते जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी और प्लस जहां उनके कार्यकर्ता हों। नहीं तो बिहार में 100 सीटों पर लड़ने का दबाव उनके ऊपर था, लेकिन वो 100 सीटों पर नहीं लड़े, 30 से कम सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी। मुझे लगता है 25 से 28 के बीच सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो सब कुछ फूक फूक कर वो कदम रखते हैं, यही वजह है कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। तो झारखंड में अकील अख्तर की जो आपको एंट्री हुई है AIMIM में, ये देखना है, ये आगाज है, किस तरह से चीजें आगे डेवलप होती हैं उस पर नजर रखनी होगी। अब जो राजनीति को यहाँ पर विश्लेषित करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उनको अब इन चीजों पर नजर रखनी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से झारखंड में अब एक्टिव होते हैं। चलिए तो असदुद्दीन ओवैसी बहुत चुनकर दांव खेलते हैं, और चुनकर दांव उन्होंने अकील अख्तर पर खेला है, जिनका अपना वोट बैंक भी है, जो 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने एफिडेविट में घोषित करते हैं। सब हर तरह
से सक्षम है और उन पर असदुद्दीन ओवैसी दांव खेल रहे हैं। तो झारखंड की किस किस सीट तक उनकी पतंग पहुंचती है, देखने वाली बात होगी।